समझकर हम एसएपी में उसको कैसे करके कॉन्फ़िगर करेंगे, प्राइसिंग क्या रहेगा, मेरा कॉपी कंट्रोल, ऑर्डर, बिलिंग, आइटम कैटेगरी, ठीक है, पार्टनर क्या रहेगा, आउटपुट डिटरमिनेशन क्या रहेगा। तो ऐसे करके ये ओवरऑल जो भी था इसको बोलते हैं फंक्शनल, ठीक है। तो अभी तक जो कुछ भी सीखे हैं वो तो मेरा एसएपी एसडी का फंक्शनल वाला चीज़ था, ठीक है, जो कि एसएपी एसडी कंसल्टेंट संभालता है, टीआरओआर बनाता है, कॉन्फ़िग करता है, जैसा-जैसा बिज़नेस का रिक्वायरमेंट रहता है, उस बेसिस पे वो करता है। लेकिन इसको छोड़ के, क्योंकि एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के पीछे क्या रहता है, प्रोग्राम रहता है जहाँ कोडिंग किया रहता है और उसके बेसिस में ये सॉफ्टवेयर रन होता है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर भी, जो भी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक्सेल, ये सब क्या है, सब सॉफ्टवेयर, तो इसका पीछे कुछ ना कुछ कोडिंग किया गया, प्रोग्राम लिखा गया, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो एसएपी में भी वही चीज़ है। अब एसएपी में ये जो भी कोडिंग किया गया है या जो भी प्रोग्राम लिखा गया है, तो लिखने का काम तो फंक्शनल का नहीं है, वो लिखने का काम है एबैप का, ठीक है। जैसे जावा होता है, सी प्लस प्लस होता है, डॉटनेट होता है, ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज है या फिर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का जो बेस है, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सी या फिर सी प्लस प्लस या फिर जावा या फिर पाइथन, उसके बाद फिर क्या है, ये सब कुछ बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद एक एसक्यूएल करके रहता है जो ओरेकल में यूज होता है डेटाबेस लेवल पे काम करने के लिए। फिर ये सब कुछ कुछ लैंग्वेज है जिसको यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उसी तरह से एसएपी में काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एबैप, एबीएपी, ठीक है, एबैप। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग होता है, जो भी कोड लिखा जाता है, जब हम लोग एसएपी में टी कोड डालते हैं तो सिस्टम एक प्रोग्राम रन करता है बैकग्राउंड में, फिर उसका एक स्क्रीन आता है, फिर दूसरा स्क्रीन में जाते हैं, तो ये सब चीज़ लिखा गया है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वो कौन लिखा है, एबैप मॉडल में लिखा जाता है, उस मॉडल को बोलते हैं एबैप मॉडल, और जो बंदा उसमें काम करता है उसको बोलते हैं एबैपर, ABAPER, एबैपर। उसको या फिर उसको टेक्निकल कंसल्टेंट भी बोलते हैं, तो या तो टेक्निकल कंसल्टेंट बोल देंगे या फिर एबैपर बोल देंगे, ठीक है। तो वो लोग का काम है ये जितना भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग है सबको संभालना, ठीक है। तो फंक्शनल का काम नहीं है कि वो बैठ के कोडिंग लिखेगा, क्योंकि कोडिंग लिखना इजी भी नहीं है, कोडिंग लिखने के लिए कोडिंग जानना होना पड़ेगा। तो जो लोग आईटी बैकग्राउंड का रहता है, जो लोग बीसीए किया हुआ रहता है या फिर जो लोग बीटेक किया हुआ रहता है आईटी में, सॉफ्टवेयर में, वो लोग के पास वो नॉलेज रहता है कि कोडिंग कैसे लिखना है, कोड कैसे करना है, ठीक है। बीसीए, एमसीए, इस तरीके का जो भी पढ़ाई लिखाई करता है वो लोग को वो नॉलेज रहता है, वो लोग सीखता है कैसे करके कोडिंग किया जाता है। तो फंक्शनल जो है, जैसे जो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो वो कहाँ से कोडिंग करेगा, ठीक है। या फिर अगर कोई मैथमेटिक्स लेके ग्रेजुएशन किया है, कोई एमबीए किया है, तो वो लोग तो कोडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग का बैकग्राउंड कोडिंग का नहीं है, वो लोग कोडिंग नहीं किया या नहीं सीखा है, तो लोग नहीं करेगा। तो एबैप में कौन कौन लोग रहते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर लेके डिग्री किया है, चाहे बीएससी हो, बीसीए हो, एमएससी, एमसीए हो, बीटेक हो, वो लोग क्या करते हैं, कोडिंग वोडिंग करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल लेवल में आपको कोडिंग तो नहीं करना है, लेकिन आपको कोडिंग का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कोडिंग का जानकारी आपको होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी प्रॉब्लम आने से आप सॉल्व कर सकेंगे उसको, ठीक है। और अगर मेजर प्रॉब्लम है तो उस केस में तो आपको एबैपर के पास जाना ही पड़ेगा कि देखो ये प्रॉब्लम है और इसके वजह से ये चीज़ नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कॉपी कंट्रोल का एरर आ रहा है, कॉन्फ़िग आप कर रहे हो और कुछ कॉपी कंट्रोल का एरर है, तो कॉपी कंट्रोल का जो एरर आता है स्क्रीन में, या कोई भी एरर आता है स्क्रीन में, वो कहीं ना कहीं लिखा गया है, ठीक है। वो पीछे में बैकग्राउंड में कोडिंग में उसको लिखा गया है,
और वहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब तक ये चीज़ ना हो तब तक इसको एरर देते रहो, जब तक ये चीज़ ठीक हो जाएगा तब एरर मत दो, आगे बढ़ जाओ, ऐसा करके। जैसे अगर हम बात करें टोल नाका का, तो हाईवे में गाड़ी लेके जाते हैं तो टोल नाका में गेट गिरा हुआ रहता है। जब हम पैसा देते हैं तो गेट उठ जाता है, जब हम पैसा नहीं देते तो गेट गिरा ही रहता है। तो कुछ वैसे ही है, यहाँ पे भी कोडिंग में उसे बोला गया कि अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़ते रहो, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को स्क्रीन में दिखा दो, ऐसे एरर। तो आज तक आप लोग जो भी एरर देखे होंगे, वो जितना भी एरर है वो प्रोग्राम में लिखा गया है, ठीक है। और इसी वजह से जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो वो एरर आता है। जैसे कोई कॉन्फ़िग मिसिंग है तो वहाँ कोडिंग में लिखा गया है कि उस टेबल में वो कॉन्फ़िग होना चाहिए, लेकिन आप कॉन्फ़िग किए नहीं है और ट्राई कर रहे हैं तो वो एरर आ जाता है, ठीक है ना। तो एसएपी में जो भी कोडिंग है, वो कोडिंग तो जो एसएपी का सॉफ्टवेयर बनाया है, मतलब एसएपी का सॉफ्टवेयर कहाँ बना है, जर्मनी में बना है, तो वही लोग उसको कोडिंग करके बनाया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर कुछ एडिशनल कोडिंग करना है तो हम लोग अपना डेवलपर का हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं पहले। तो ये समझ में आ गया ना कि कौन कोडिंग करता है। यस सर। टेक्निकल कंसल्टेंट या जो एवेपर होता है, एवेपर का बैकग्राउंड क्या होता है, वो कंप्यूटर फील्ड का बैकग्राउंड रहता है उसका, कंप्यूटर। तो बीसीए किया हुआ रहेगा, बीटेक किया हुआ रहेगा, ठीक है, या बीएससी आईटी किया हुआ रहेगा, इस तरीके का बैकग्राउंड रहता है। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड वाला लोग के लिए नहीं है कोडिंग जो लोग करते हैं, ठीक है। और वो लोग को कोडिंग के बारे में नॉलेज रहता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, ये एसएपी का सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है, कैसे क्या है नहीं है, वो लोग के पास डिटेल्स में रहता है नॉलेज। तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है, वो 1-2 साल वाला लड़का लोग के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, जो लोग 10 साल 15 साल हो गया उनके के पास अच्छा नॉलेज रहता है। फंक्शनल जैसा ही है, जैसे फंक्शनल में 1-2 साल में किसी को क्या नॉलेज रहेगा, ठीक है। उसी तरह से एवेप में भी अगर किसी का 1-2 साल है, मतलब उसको बेसिक नॉलेज है, उसको ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं। जैसे जैसे वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है वो लोग का, वो लोग भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो एसएपी क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, हम लोग इसको ईआरपी बोलते हैं, बट बैकएंड में तो सॉफ्टवेयर ही है। और इसका जो सॉफ्टवेयर का नाम है उसको बोलते हैं एबेप। लैंग्वेज का नाम क्या है, एबेप। वहाँ पे देखना है एबेप बाई 4 भी लिखा हुआ रहता है कभी-कभी। फोर्थ मतलब 4th जनरेशन। इसका भी बहुत पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसा था, बट आज के दिन में उसको एबेप बाई 4 बोलते हैं। मतलब ये 4th जनरेशन का एबेप चल रहा है, जिसमें ये कोडिंग किया गया है, सॉफ्टवेयर को बनाया गया। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आने से वही लोग के पास जाना है, वही लोग उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो फंक्शनल को कोडिंग नहीं करना है, बट कोड कैसे काम करता है, कैसे कैसे करके सभी का सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये सारा चीज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये स्क्रीन शेयर करो सूरज। जैसे ये स्क्रीन जो दिख रहा है, होम स्क्रीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसएपी इजी एक्सेस। ये जो स्क्रीन है, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में लिखा गया है ये कोड, तो वो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है कि कहाँ पे बटन आना चाहिए, किसका लाल रंग होना चाहिए, किसका नीला रंग होना चाहिए, ठीक है, किसका पीला रंग होना चाहिए, बाएं में क्या क्या रहेगा, दाएं में क्या क्या रहेगा, ये सब लिखा गया बैकग्राउंड में इसका। तो जब हम लोग वहाँ VA01 करके इंटर मारते हैं तो जो स्क्रीन आता है वो स्क्रीन पे लिखा गया है कि ऐसा ऐसा स्क्रीन आना चाहिए, वहाँ सिलेक्शन स्क्रीन में ये सब चीज़ का ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके सारा कुछ किया। तो हमें वो सब नहीं करना है, एसएपी ने ऑलरेडी बना के दिया है, बट कुछ कुछ चीज़ हमें जानना जरूरी है। जैसे तो पूरा जो टेक्निकल एसएपी का जो टेक्निकल एरिया है, वो एक शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं RICEF, RICEF W। तो कहीं पे लिखो उसको नोटपैड में।
क्या है सर? RICEFW? ठीक है, तो पूरा जो SAP सॉफ्टवेयर है यही 5 कैरेक्टर में बंधा हुआ है। अब ये 5 कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग का टेक्निकल पढ़ाई का लिखाई का हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, मतलब SAP का जो सॉफ्टवेयर है इसी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ये सबको फुल फॉर्म लिखते हैं। सर ये तो 6 कैरेक्टर है सर। हाँ 6 कैरेक्टर है। 6। तो ऐसे SAP का जो सॉफ्टवेयर है ये 6 कैरेक्टर में वो बना हुआ है। तो उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले R है। R का मतलब क्या हो गया, रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद है I का मतलब हो गया इंटरफेस। फिर उसके बाद है C का मतलब हो गया कन्वर्सन। उसके बाद E का मतलब हो गया इनहांसमेंट। ENHANO। ENHANCEMENT। ENHAN। उसके बाद वाला एक हटाओ। उसके बाद लिखो इनहांसमेंट हो गया ना, E हो गया। उसके बाद F से लिखो फॉर्म। FORM। और W से है वर्कफ्लो। ठीक है, तो ये 5 चीज में जो SAP है वो बटा हुआ है, डिवाइडेड है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है कि जैसे कोई एक चीज के बारे में डिटेल, उसको बोलते हैं रिपोर्ट। जैसे बोलता है ना कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, इसका मतलब क्या है? सब सब्जेक्ट का कितना क्या आया है। हाँ, मतलब डिटेल है ना। किसी बच्चे को अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, तो रिपोर्ट कार्ड का मतलब है उसका पूरा हिस्ट्री है उसमें। वो क्या नंबर लाया, किसमें फेल किया, किसमें पास किया, किसमें क्या ग्रेड है, इसलिए उसको रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड। तो वैसे ही रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे भी चलाते हैं, SAP में भी, कोई चीज के बारे में डिटेल देखने के लिए। ठीक है, तो रिपोर्ट 2 तरीके का होता है। एक हो गया स्टैंडर्ड रिपोर्ट, एक हो गया कस्टम रिपोर्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट मतलब जो SAP ने बना के दिया है, और कस्टम मतलब कस्टमाइजेशन रिपोर्ट, उसको हम लोग कस्टम रिपोर्ट बोलते हैं। कस्टम का फुल फॉर्म हो गया कस्टमाइजेशन। लिख रहे हो कहीं पे ना, गाना सुनने जैसे सुन रहे हो? नहीं सर, लिख रहे। सुरजीत के कॉपी में लिख रहा ना, गाना सुन रहा? नहीं सर, क्या कर रहे, क्या बोले अभी हम? अभी 5 मिनट पहले हम क्या बोले? सर नहीं सुना। क्या कर रहे थे? कहाँ ध्यान?
दो तरीके का रिपोर्ट होता है, लिखो वहां पे। एक होता है स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो एसएपी बना के दिया है, मतलब डेवलप्ड बाय एसएपी या फिर क्रिएटेड बाय एसएपी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट। दूसरा लिखो कस्टम रिपोर्ट। कस्टम का फुल फॉर्म है कस्टमाइजेशन, मतलब डेवलप्ड बाय एबैप या डेवलप्ड बाय, या क्लाइंट लिख दो, डेवलप्ड बाय क्लाइंट ऐसा लिख दो, मतलब ऐसे भी नहीं बनाया, क्लाइंट ने अपने लिए बनाया, डेवलप्ड बाय क्लाइंट, CLIENT। तो रिपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रिपोर्ट, एक होता है कस्टम रिपोर्ट। कस्टमाइजेशन। ठीक है, उसको कस्टम रिपोर्ट बोलते हैं। तो कस्टम का फुल फॉर्म है कस्टमाइजेशन, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कस्टम रिपोर्ट बोलते हैं। तो दो तरीके का रिपोर्ट हो गया, एक हो गया स्टैंडर्ड, एक हो गया कस्टम। तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट के बारे में। तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट मतलब जो डेवलप्ड बाय एसएपी है। तो एसएपी ने बहुत सारा टी कोड बना के दिया है रिपोर्ट देखने के लिए। जैसे अगर इंक्वायरी का रिपोर्ट देखना है, कोटेशन का देखना है, ऑर्डर का देखना है, हम लोग यूज भी किए हैं। जैसे इंक्वायरी का देखना है तो क्या टी कोड होता है, लिस्ट ऑफ इंक्वायरी का PF05 सॉरी BA15 BA15N, BA15। एन उसी तरह से कोटेशन का क्या है, BA25 25N हाँ, सेल्स ऑर्डर का BA05 05N और कॉन्ट्रैक्ट का, BA45N। हाँ। 45N। तो ये तो हो गया लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑर्डर, ये सब का। अगर डिलीवरी का रिपोर्ट देखना है तो BL06O हाँ, BL06 और अगर इनवॉइस का देखना है तो BF05 हाँ, 05 या 05N दोनों को। आज के दिन में N यूज होता है, बिना N वाला जितना टिकट था वो सब मर गया, वो सब नहीं है आज। तो ये सब हो गया जैसे ऑर्डर का, डिलीवरी का, बिल का। और भी बहुत सारा चीज का हो सकता है। अगर मेरे को देखना है कि वो सारे ऑर्डर मेरे पास आ जाना चाहिए जो कि इनकम्प्लीट है कोई भी कारण से, अगर हमको ऐसा कोई रिपोर्ट देखना है कि पता करना है मेरे को कि देखो तो ऐसा कौन कौन सा ऑर्डर है जो इनकम्प्लीट में सेव हो गया है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट ऑर्डर देखना है। तो क्या करेंगे, V.02, देखो तो सही टी कोड है क्या? हाँ, इनकम्प्लीट SD डॉक्यूमेंट्स। डॉट तो यहाँ क्या क्या चीज़ का इनकम्प्लीट को देखना है। अगर कोई जनरल रिलेटेड है, डिलीवरी का कुछ प्रॉब्लम है, बिलिंग रिलेटेड है, प्राइसिंग का कुछ मिसिंग है, ऐसा करके। कौन सा सेल्स एरिया का देखना है तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, ये सब चीज़ हम लोग डाल सकते हैं अपने पैरामीटर के बेसिस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इतना सारा सिलेक्शन स्क्रीन है। कोई भी रिपोर्ट में क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है सिलेक्शन स्क्रीन और एक होता है आउटपुट स्क्रीन। अभी जो स्क्रीन दिख रहा है इसको बोलते हैं सिलेक्शन स्क्रीन। इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्क्रीन, जहाँ पे हम सिलेक्शन डेटा स्क्रीन। डालेंगे कि हमको क्या क्या चीज के बेसिस में सेलेक्ट करना है डेटा। हमको कोई स्पेसिफिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट देखना है, हमको किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का देखना है, हमको देखना है कि क्रिएटेड बाय कोई यूजर आईडी है कि कौन कौन बनाया है। तो वो सारे इनकम्प्लीट सेल्स डॉक्यूमेंट को लाओ जो कि एसएपी यूजर ने बनाया।
सर बाहर से E.02 में इनकम्प्लीट रिपोर्ट का है ना? हाँ ये सब टी कोड हम लिखे हैं। अभी लिखा है। हाँ वही इंटरव्यू था ना मेरा इसी का लिए हाँ, वाह, तुम तो काफी नोट्स बनाए यार। थोड़ा मेरे को ये भी दे खोज दो, खोज ये के सब लिखे थे, रिपोर्ट देख के थोड़ा। खोज के लिखे थे। हाँ? V.02 नहीं V.0 ओ, नहीं V.0 ये लो तो क्या है? VL06 तो रिपोर्ट देखने के लिए ना, डिलीवरी का। हाँ VL06O। VL06 भी है। VL06 भी दोनों होगा, सेम है? VL06O भी होगा। दोनों सेम है? अलग अलग है थोड़ा सा, इसमें आउटबाउंड और इनबाउंड का अलग अलग है। VL06 पे ना? हाँ हेलो, ये बैटरी मेरा बैटरी मेरा डाउन हो गया। इको हो रहा है। ठीक है, तो आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। जी सर। हाँ, तो ये कोई भी रिपोर्ट में दो चीज होता है। एक होता है सिलेक्शन स्क्रीन, जब भी हम लोग टी कोड रन करते हैं जो पहला स्क्रीन आता है जहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि आप जो रिपोर्ट चलाना चाहते हैं तो कि क्या चीज का बेसिस में चलाना चाहते हैं, सेल्स एरिया, सेल्स और क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन रहता है जिसके बेसिस में भी चलाना है हम लोग चला सकते हैं। और बहुत सारा उसमें फ्लैग बटन रहता है, टिक बटन रहता है कि कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है, ऐसे करके तो सोच समझ के उस रिपोर्ट को चलाना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन देखना है कौन सा नहीं देखना। तो जैसे अभी ये V.02 है, तो सिलेक्शन स्क्रीन में क्या डाला है, इसको बैक कर। इसमें से सर दूसरा क्रिएटेड बाय में डाले, मेरा में नहीं है। अच्छा, तो क्रिएटेड बाय के हिसाब से डाला है। तो ये आदमी कुछ ऑर्डर बनाया है, मान लेते हैं किसी का नाम है CAMPMAN, तो इस आदमी का या इस यूजर आईडी से जितना भी ऑर्डर बना है, लेकिन उनमें से जितना भी इनकम्प्लीट ऑर्डर है सबको देखना है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसका नाम डालेंगे और कहीं पे कुछ नहीं डाल रहे हम लोग उसको। ये स्टेटस ग्रुप कौन डाला, तुम डाला है क्या? 0 हाँ इसका बिना नहीं हो रहा। क्या है 01 का मतलब क्या है? 01 जनरल है। जनरल है। अच्छा, जनरल का है सर। ये वाला स्क्रीन याद है यहाँ हाँ पे याद देखे है थे सर, पहले? इनकम्प्लीशन लॉक का है। हाँ जी सर, इनकम्प्लीशन हाँ, लॉग। तो इनकम्प्लीशन लॉग में अगर हम देखना चाहते हैं कि वो सारे स्टेटस ग्रुप को, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर डिलीवरी का है तो 02 लगा देंगे या 03, 04 ऐसा करके जो भी हिसाब से देखना है, या फिर इसको बंद करो और कुछ मत डालो वहाँ पे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जो इनकम्प्लीटनेस का टिक है ना, वहाँ पे देखो जनरल है, डिलीवरी है, बिलिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर इनकम्प्लीट है तो क्या रीजन से इनकम्प्लीट है? जनरल का कुछ प्रॉब्लम है, जनरल मतलब पेमेंट टर्म नहीं है या इनपुट टर्म नहीं है, इस तरीके का अगर कोई इनकम्प्लीट का रूल आप बना के रखे हो तो वो हो गया जनरल। डिलीवरी मतलब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो डिलीवरी से रिलेटेड है
जो कि सेल्स ऑर्डर में होना चाहिए लेकिन ऑर्डर में है नहीं, उसको बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, तो इस तरीके से वो सारा कुछ दिखा रहा है, तो सबको टिक लगा के रन करो। चलो रन करो। तो ये लिस्ट आ गया। ये जो स्क्रीन आया इसको बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं इसको। ठीक है, सिलेक्शन स्क्रीन में डेटा डालने के बाद एग्जीक्यूट करने से जो स्क्रीन आता है उसको बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आ रहा है कि सेल्स डॉक्यूमेंट क्या है, उसका नंबर आ रहा है, क्रिएटेड बाय आ रहा है, क्रिएटेड ऑन आ रहा है, और उसके बाद GR वाला जो कॉलम है उसमें X लगा हुआ है, मतलब ये जो ऑर्डर है इसमें जनरल डेटा मिसिंग है कुछ, इस वजह से ये इनकम्प्लीट हो गया। अगर डिलीवरी का रहेगा तो डिलीवरी में X आएगा, बिलिंग का रहेगा तो बिलिंग में X आएगा, ऐसा करके रहेगा। अब रन तो हो गया। अब यहाँ से अगर हम चाहते कि ठीक करना है उसको, तो ठीक है, कैसे ठीक करेंगे? उस ऑर्डर का लेफ्ट साइड में जो एक बॉक्स है उसमें क्लिक करो, उसको सेलेक्ट करो। हाँ, अब ऊपर में एडिट इनकम्प्लीट करो, तो ये बताएगा इस ऑर्डर में क्या इनकम्प्लीट। एक साथ सबको नहीं कर सकते, ठीक है, एक एक करके ही करना, एक एक करके। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम एक ही बार में सबको ठीक करते हैं। सेल्स डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ब्लॉक, पता नहीं कुछ और ही रीजन है, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा किसी को देखो, सबको ही करना। सब वही है, इसका सब वही है सिस्टम। हाँ तो ठीक है, तुम अपने को पहले कभी एक ऑर्डर बनाना, इनकम्प्लीट ऑर्डर, हाँ। उसको सेव करना और उसके बाद देखना या इस लिस्ट में वो दिखाने लगेगा, और फिर यहाँ से उसको इनकम्प्लीट में जाके उसको फिर ठीक भी कर सकते। अच्छा, इसका अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है, ये जो डेटा आया है इसको मेरे को एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में डाउनलोड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग ये जो लोकल फाइल वाला जो बटन है उसमें दबाएंगे, वहाँ स्प्रेडशीट में दबाएंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे नहीं, रुको, पहले पाथ चूज करो अपना डायरेक्टरी। ठीक है, अपना C ड्राइव, D ड्राइव, H ड्राइव, जो भी ड्राइव है, डेस्कटॉप जो भी है। ठीक है, डाउनलोड में, और यहाँ फाइल का नाम लिख के जनरेट में दबाएंगे। जनरेट में दबा, यस करो। अब जाके देखो ये फाइल सेव हो गया डाउनलोड में, यस करो। ये देखो यहाँ पे सेव हो, तो उस स्क्रीन में जैसा जैसा इंफॉर्मेशन था वैसे ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, और एक तरीका है, वहाँ पे जाओ एक्सेल में, SAP में, यहाँ पे राइट क्लिक करो, डेटा के ऊपर में कहीं पे भी राइट क्लिक करो, नहीं राइट साइड में जाओ, राइट साइड, कहीं पे भी राइट क्लिक करो। यहाँ कॉपी टेक्स्ट, यहाँ नहीं रहा, एक मिनट, कॉपी टेक्स्ट के सर सेलेक्ट नहीं सेलेक्ट मत करो उसको, सेलेक्ट मत करो, ऊपर में अनसेलेक्ट करो ना, ऊपर में था तो बटन अनसेलेक्ट, अभी राइट क्लिक करो। यहाँ पे आ नहीं रहा, और दूसरा टी कोड में दिखा देंगे। यहाँ फिर ऊपर में जाओ, मेनू में जाओ, सिस्टम में, लिस्ट, सेव। यहाँ पे ना ये सेव में लोकल फाइल आता है, तो किसी किसी टी कोड में ये आता है, किसी किसी टी कोड में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से भी एक तरीका है, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक बार VA05 करो, 05N करो, 05N, ये पुराना टी कोड है, 05N। कुछ भी जो भी इनपुट है तुम्हारा डाल के रन करो। अभी यहाँ पे राइट क्लिक करो, नहीं आ रहा है कि स्प्रेडशीट करके एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करने से ना एक स्प्रेडशीट करके
ऑप्शन आता है, जो ऊपर वाला में जो स्प्रेडशीट आ रहा था ना बटन में दबाने से, वैसे ही आता है। तो वहाँ पे फिर से करो लोकल फाइल में, यहाँ पे ना ये इन द, एक मिनट, इन द क्लिपबोर्ड भी यूज कर सकते हो, लास्ट वाला ओके करो। इन द क्लिपबोर्ड। तो अब क्या हो गया ना, ये कंप्यूटर का मेमोरी में आ गया क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड मतलब ये कंट्रोल सी हो चुका है इसका। अभी खाली एक्सेल में जाके कंट्रोल भी कर देंगे ना, ये डेटा वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते, लेकिन ये एक ही सेल में आ गया है। सेल से कॉलम बनाना आता है कि नहीं एक्सेल में? ऑल्ट ई एस भी करना होगा ना। क्या करके दिखाओ तो इसको। सेल्स डॉक्यूमेंट एक अलग कॉलम में आएगा, कैसे कैसे होता है? एक्सेल आता है कि नहीं किसी को? एक्सेल सीखा है ना साथ में जाके? उतना डिटेल में तो लोग नहीं सिखाया कि एक पूरा ये है। कैसे नहीं सिखाया गया? तो बेसिक चीज है। एक काम करो, रो नंबर 1, 2, 3 को डिलीट करो और रो नंबर 5 को, हाँ 5 को और 8 को, ठीक है। जितना कचरा था वो डिलीट हो गया। अब कॉलम ए को सिलेक्ट कर, हाँ कॉलम ए को दबाओ। हाँ अभी डेटा में जाओ, मेनू में डेटा, अभी यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम करो, ठीक है। अभी डिलिमिटेड में क्लिक करो और नेक्स्ट करो। अभी देखो जितना भी डेटा है वो सब का डेटा का बीच में एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जिसके वजह से वो एक ही सेल में है। क्या दिख रहा है वहाँ पे? पाइप साइन है ना, 1206। हाँ ये वाला साइन है। हाँ ये वाला साइन है। वो वाला साइन कीबोर्ड में कहाँ पे है? साइन बैकस्लैश में है, देख स्पेस में बैकस्लैश। बैकस्लैश। उसको अदर में लिखो उसको। वो नहीं, बैकस्लैश को नहीं, शिफ्ट के साथ हो। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर। टैब को हटा दे सर। नहीं रहने दो, कोई दिक्कत। फिनिश। अब वो राइट साइड में घसक गया, स्क्रॉल को राइट करो, कॉलम ए को डिलीट कर दो। हो गया ना? तो अगर पाइप साइन रहता रहेगा तो वहाँ पाइप डाल देंगे, अगर कॉमा रहेगा सबका बीच में तो कॉमा डाल देंगे। ऐसे करके हमको देखना है कि ऐसा कौन सा साइन है जो हर एक डेटा के बीच में डाला हुआ है, उसके बीच में से हम लोग उसको टेक्स्ट टू कॉलम करके ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करो एक्सेल। जो मेरा आउटपुट आया है इसमें खाली अभी क्या क्या दिख रहा है? सेल्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन ग्रुप, डिस्क्रिप्शन, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन, सोल्ड टू पार्टी, क्रिएटेड ऑन डॉक्यूमेंटेड, ऐसे करके इतना ही कुछ फील्ड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमको और भी कुछ फील्ड चाहिए। हमको हो सकता है कि पेमेंट टर्म चाहिए या इनको टर्म चाहिए, ठीक है। या फिर हमको और भी कुछ फील्ड है जो एसएपी का ऑर्डर में रहता है, उसको मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आउटपुट यहाँ दिख रहा है ना उसको क्या बोलते हैं? लेआउट। क्या बोलते हैं उसको? लेआउट। हाँ, तो ये जो जितना भी कॉलम दिख रहा है इसको बोलते हैं लेआउट। अभी हमको इस लेआउट को चेंज करना होगा, ठीक है। तो सेटिंग में जाओ, मेनू में लेआउट में जाओ, अभी चेंज में जाओ। ये हो गया चेंज लेआउट।
ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है, सबसे पहला जो टैब है डिस्प्ले कॉलम करके लिखा हुआ है, इसके अंदर में जो भी सेल्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शन ग्रुप, ये सब वही सब है जो सब हमको बाहर का स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है। और राइट साइड में जो कॉलम सेट है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये क्योंकि एसएपी का स्टैंडर्ड टी कोड है, तो जितना कॉलम वो बना के दिया है उतना ही यूज कर सकते, कुछ यहाँ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर हमको कोई फील्ड यहाँ नहीं देखना है, जैसे मान लो नेट वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को, तो नेट वैल्यू में क्लिक करो नीचे में, हाँ एकदम नीचे में, हाँ उसको राइट साइड वाला एरो में दबा दो, तो बीच में एरो है ना दो ठो, हाँ ओके कर, तो हट गया ना वो। अभी उसी को दोबारा लाना है, तो फिर वहीं जाओ और उसको फिर लेफ्ट साइड में लेके आओ जाओ, तो जो लेफ्ट साइड में रहता है वो दिखता है, और जो राइट साइड में रहता है वो हिडन हो जाता है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, वो नेट वैल्यू को हमको लास्ट में नहीं रखना, उसको बीच में लेके आना है। तो लेआउट में जाके वो नेट वैल्यू में क्लिक करके उसका ऊपर में देखो बाइनोकुलर है ना, उसका ऊपर में दो एरो है, उसको अप 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 करके लेके जा सकते हैं ऐसे करके, या फिर डाउन 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 करके नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है। ऐसा सीक्वेंस मैनेज करके रखने से ऐसे अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है। या और क्या कर सकते हैं, जो नेट वैल्यू लिखा हुआ है ना जहाँ पे, वहाँ पे क्लिक करो कर्सर से। अब उसको कर्सर को छोड़ना मत, उसको लेफ्ट में जिधर जगह लेके जाना है उधर लेके जाओ उसको, हाँ जहाँ रखना है छोड़ दो उसको, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं देखना है तो उसको ऊपर राइट क्लिक करो और हाइड कर दो उसको, हाइड, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो भी काम यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, वो चेंज लेआउट में उसका इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे। चेंज लेआउट में जाओ, देखो राइट साइड में चल गया है ना। लेकिन हम यहाँ पे आके तो नहीं किए थे, हम बाहर से ही किए थे, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ दिख रहा है हमें। तो ये हो गया मेरा चेंज लेआउट, कि हम लेआउट में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये हम सेव नहीं किए हैं, तो अभी जो कुछ भी कर रहे हैं ना इसी स्क्रीन में है। अब गलती से अगर हम बैक करके बाहर निकल जाएंगे, तो जो भी चेंजेस हम यहाँ पे किए हैं वो सेव नहीं रहेगा, फिर दोबारा हमको उतना छेड़छाड़ करना होगा। जैसे अगर नेट वैल्यू अगर हमको पीओ नंबर के बगल में चाहिए, ठीक है, तो हम तो एडजस्ट उसको कर देंगे कहीं पे भी। ठीक है। मान लो यहाँ पे ये हम कर लिए, इसका हम मान लो एक्सेल में आउटपुट भी ले लिए, तो एक्सेल में भी वो यहीं पे आएगा नेट वैल्यू का बगल में, सब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन फिर अगर हम इसको बैक कर देंगे, इस पर बैक करो, फिर रन करो, तो आखिरी में चला गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम जैसे सेट करना चाहते हैं वैसे सेटिंग रहे, और वो बार बार हमको उसको छेड़छाड़ ना करना पड़े। उसके लिए हमको क्या करना होगा, सेव लेआउट करना होगा। ठीक है। तो पहले उसको उठा के लाओ जहाँ लाना है उसको, हाँ अभी ऊपर में जाओ सेटिंग में, लेआउट में, सेव में दबो। अब यहाँ पे नाम देना होगा, सेव लेआउट, या नाम दो यहाँ पे, उसका नीचे में नाम दो, सेव कर। क्या बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड लेआउट मस्ट बी स्टार्टिंग विद स्पेशल कैरेक्टर, तो स्लैश लगा दो सुरजीत का सामने। ठीक है। वो नीचे वाला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके कर, हाँ अभी बैक करो, फिर रन करो, फिर नीचे भाग गया वो आखिरी में। ठीक है। तो मेरा लेआउट सेव हो चुका है, लेकिन अभी हम उसको डिफॉल्ट नहीं किए हैं। तो ये जो VA05N है, ये खाली सुरजीत यूज करेगा ऐसा तो नहीं है। एक प्लांट में 50 आदमी हो सकता है जो इसी टी कोड को यूज करता हो, है ना।
तो कोई नेट वैल्यू को पीओ का बगल में रखता है, कोई नेट वैल्यू को सेल्स ऑर्डर का बगल में रखता है, कोई हो सकता है कि सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप को हटा के आखिरी में डाल देता है। तो सबको अपना अपना फॉर्मेट में काम करता है, लेकिन टी कोड तो सेम ही है। हाँ ठीक है, और आउटपुट भी सेम ही है, लेकिन कोई कोई चीज को 1 नंबर का पोजीशन में रखता है, कोई कोई चीज को 3 नंबर में रखता है। सबका अलग अलग पसंद हो सकता है ना। हाँ ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही जैसे मानना है। तो जैसे सुरजीत अपना सेव किया, कल के दिन हम भी एक अपना कोई इधर छेड़छाड़ कर देंगे, सोल्टू पार्टी को हटा के डाल देंगे नेट वैल्यू का बगल में आखिरी में, या फिर करेंसी को हाइड कर देंगे। तो ऐसा करके हम भी कुछ कुछ करके अपना सेव कर लिए। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत आदमी है, वो लोग भी अपना अपना करके सेव कर लिए। तो जो भी सेव करेगा वो सेटिंग में, वो सेव में दिखेगा उसको। सेटिंग में जो चूज में जो यहाँ पे जैसे सुरजीत आ गया ना, तो हाँ सुरजीत में क्लिक करेंगे तो सुरजीत वाला फॉर्मेट दिखाएगा। वैसे अगर मेरा नाम रहेगा सौरभ करके, तो सुरजीत का नीचे में सौरभ रहेगा। हमको अपना फॉर्मेट देखना है तो हम सौरभ में दबा देंगे। ठीक है, फिर कोई तीसरा आदमी है गणेश नाम से, वो भी कुछ सेव करके रखा है, उसको भी अपना कुछ देखना है तो गणेश में दबा देगा। तो ऐसे करके सब आदमी अपना अपना जो भी सेव करके रखा है लेआउट को, तो ऐसे टी कोड को चलाएगा, सेटिंग में जाएगा, चूज लेआउट में जाएगा, एंड देन वहाँ क्लिक कर देगा तो वो सेव हो जाएगा। अब एक काम करो, पीओ नंबर को वहां से हटा के एकदम करेंसी का लास्ट में डालो, और फिर इसको सेव करो एक दूसरा नाम से। ठीक है, अभी बैक करो। तभी जो आदमी जो चला रहा है वो अपना हिसाब से इसको चलाएगा, चलाओ इसको। ठीक है, फिर सेटिंग में जाएगा, फिर चूज लेआउट में जाएगा और अपना वाला सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक ही टी कोड में मल्टीपल लेआउट हम लोग बना सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको अपना वाला देखना चाहिए, हम बार बार ऐसे चूज लेआउट में जाके अपना उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम सेटिंग में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सुरजीत है और अगर हमको अपना यूजर आईडी में हम चाहते हैं कि जब भी हम BA05 एंड करें ना, तो हमको सुरजीत वाला ही आना चाहिए, हमको दूसरा का नहीं देखना है, और हम बार बार चूज लेआउट में जाके छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर में जो हरा बटन का एक टिक लगा हुआ है उसको दबा देंगे, उसको सेव कर देंगे। तो डिफॉल्ट सेटिंग आ गया वहाँ पे, देखो नीचे में डिफॉल्ट सेटिंग में टिक लग गया ना, टिक लगा है सर। हाँ, तो वो डिफॉल्ट हो गया। अभी बैक करके रन करो, हाँ नेट वैल्यू आ रहा है ना। हाँ सर। तो सुरजीत का आईडी में ये फिक्स्ड हो गया, सुरजीत का लॉगिन से वो लॉगिन करेगा और BA05 एंड डालेगा तो हमेशा नेट वैल्यू पीओ का बगल में रहेगा। और कोई दूसरा आदमी अपना सिस्टम में लॉगिन करेगा, सेम टी कोड को लॉगिन करके चलाएगा, तो उसके पास यहाँ ये वाला फॉर्मेट नहीं रहेगा, वहाँ पे नेट वैल्यू लास्ट में आएगा जो स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, तो हर एक यूजर आईडी के लिए हम लोग अलग अलग अपना ऐसा सेटिंग कर सकते हैं। अभी लेआउट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, उसे सेटिंग में जाके लेआउट मैनेज में जाके उस लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर में डिलीट दबा देंगे, तो डिलीट हो जाएगा, सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारा लेआउट बनाया है या फिर गलती से बनाया है, उसको ठीक करना है मेरे को, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, नहीं चाहिए अगर। तो ये आउटपुट का जो भी कॉलम है, इस कॉलम में कुछ भी करना है, चेंज, चूज, सेव एंड मैनेज, ये हम लोग कर सकते हैं। उसका बटन भी है, देखो वहाँ आइकन दिया हुआ है नीचे में। हाँ, ये है सेलेक्ट लेआउट, ये है सेव लेआउट, और उसके पहले वाला है चेंज लेआउट। मैनेज लेआउट नहीं दिया यहाँ।
ठीक है, तो ये बटन सब का भी यूज कर सकते हैं और मेनू में जाके भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, अब बात करेंगे वेरिएंट का। इसको बैक करो। ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन स्क्रीन। ठीक है, और सिलेक्शन स्क्रीन में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं, सोल्ड टू पार्टी डाल सकते हैं, मटेरियल डाल सकते हैं, क्रिएटेड बाय डाल सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, जब भी ये रिपोर्ट को चलाना पड़ता है तो हमको हमेशा सेल्स और मान लो 1000 का देखना रहता है डेटा। ठीक है, एंड हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 का देखना रहता है, एंड क्रिएटेड बाय एसएपी यूजर समथिंग ऐसा कुछ। तो हमेशा इस टी कोड को रन करने से पहले हमको ये सब चीज यहाँ पे डालना पड़ता है। जो भी चीज इससे हमको रन करना रहता है, अगर मान लो हमेशा हम एक ही पैरामीटर पे रन करते हैं। पैरामीटर मतलब जो भी चीज यहाँ पे डाल रहे हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। जैसे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, सोल्ड टू पार्टी, ये सब चीज, ये सब क्या है, पैरामीटर है, सिलेक्शन पैरामीटर। तो जब भी हम इस BA05 को चलाते हैं हमेशा हम इसी सिलेक्शन पे चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जब मेरा फिक्स्ड है कि हमेशा हम इसी सिलेक्शन पे चलाते हैं, तो हम कहीं इसको सेव कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बार बार हमको डालना पड़ता है इसको, यहाँ लिखना पड़ता है ये सब चीज को। यही चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएंट। क्या बोलते हैं? वेरिएंट। वेरिएंट। अब यहाँ पे जो भी चीज है लिखा लिखी जो भी करना है कर लो, उसके बाद ऊपर में सेव बटन है उसको दबा दो। अब यहाँ वेरिएंट का नाम लिखो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो और फिर से सेव करो। सेव कर, अब बैक करो, फिर से BA05 रन करो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज हम लिखे थे वो आ जाए अपने से। तो एग्जीक्यूट बटन का बगल में जो आइकन है ना उसको दबाओ, गेट वेरिएंट। यहाँ पे देखो बहुत सारा लोग बनाया है, 001 002 एक कस्टमर, तुम्हारा वाला भी दिख रहा है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करके ओके करो, तो तुमने जो जो चीज डाला था वो आ जाएगा। और फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे इस पैरामीटर के बेसिस में जो भी डेटा होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। फिर बैक करो। अगर दूसरा किसी का देखना है तो फिर वेरिएंट में जाओ, किसी दूसरा का चूज करो, हाँ ओके करो। देखो ये कोई रन किया है, सोल्ड टू पार्टी ये रहेगा, डॉक्यूमेंट डेट ये रहेगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये रहेगा, ऐसे करके किसी ने बनाया। ठीक है, तो हर एक आदमी अपना अपना हिसाब से ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नीचे में दो रेडियो बटन है, एक है ओपन सेल्स ऑर्डर, एक है ऑल ऑर्डर। ये दोनों का मतलब क्या है? ओपन सेल्स ऑर्डर में सर सिर्फ ओपन सेल्स ऑर्डर जो जो है वो सब सर किसको बोलते हैं ओपन सेल्स ऑर्डर? ओपन सेल्स जिसका ऑर्डर क्वांटिटी पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है सर। हाँ, जिसका क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हुआ है। तो कंज्यूम का मतलब जिसका डिलीवरी ही नहीं बना है, खाली ऑर्डर बन के पड़ा हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन सेल्स ऑर्डर। ओपन सेल्स। और ऑल ऑर्डर्स मतलब उसमें डिलीवरी बना है नहीं है, बिल बना है नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको सारा डेटा देखना है। उसका मतलब है ऑल ऑर्डर्स। ओपन सेल्स ऑर्डर मतलब जो एकदम ओपन है, जिसमें कोई डिलीवरी वगैरह नहीं बना है। ठीक है, या फिर अगर 100 टन का क्वांटिटी है और उसमें 10 टन का डिलीवरी बना है और बाकी 90 पड़ा हुआ, तो वो भी ओपन होगा। ठीक है, जितना का ऑर्डर क्वांटिटी उतना अगर खत्म नहीं हुआ है, उतना डिस्पैच नहीं हुआ, तो उसको ओपन माना जाए, चाहे डिलीवरी बन के ही क्यों ना पड़ा हुआ है। मतलब PGI नहीं हुआ लेकिन डिलीवरी तो बन गया है ना, वो भी ओपन माना जाएगा उसको। तो इसको एक बार टेस्ट करना कि ओपन सेल्स ऑर्डर का मतलब क्या है। तो कैसे टेस्ट करना होगा? सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, फिर इस सी कोड को चलाएंगे, मेरा ऑर्डर यहाँ आ रहा है मतलब वो ओपन है। सेल्स ऑर्डर बना लिए, उसमें 50 टन का डिलीवरी बना दिए, 100 का था मान लो ऑर्डर, तो क्वांटिटी था 50 का डिलीवरी बनाया और डिलीवरी बना के छोड़ दिए हैं और आगे और कुछ नहीं किया उसको, तो 50 तो ओपन रह गया ना उसमें। हिसाब से बात करेंगे तो 100 ही ओपन है, मतलब 50 तो खाली डिलीवरी बना के छोड़े, माल थोड़ी निकला है।
पीजीआई तो नहीं हुआ उसका, तो वो जी। ऑर्डर यहाँ दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? फिर उसको टेस्ट करो, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर जो डिलीवरी बन गया है ना, उसको पीजीआई कर दो, फिर देखो, चेक करो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हम्म, ठीक है, उसके बाद जो आधा 50 बचा हुआ है, फिर उसका भी डिलीवरी बनाओ, फिर चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। फिर इस डिलीवरी का पीजीआई करो, फिर चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ऐसे करके करने से तुमको पता चलेगा कि ओपन सेल्स ऑर्डर मतलब किस पोजीशन को बोला जाता है। जब ऑर्डर कंप्लीटली ओपन रहता है तब, जब ऑर्डर में कोई ओपन क्वांटिटी रहता है तब, जब ऑर्डर में पार्शियल डिलीवरी बन चुका है, पीजीआई नहीं हुआ है तब, या ऑर्डर का डिलीवरी पीजीआई हो गया लेकिन तब भी उसमें कुछ क्वांटिटी बचा हुआ है तब। तो ऐसे करके पता करना है कि ओपन ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंट। तो सिलेक्शन में जो कुछ भी किए, करने के बाद वेरिएंट। सेव बना दिए, वो बन गया मेरा वेरिएंट। तो इसको हम लोग सेटिंग से भी वेरिएंट। कर सकते हैं, ऊपर में मेनू से भी कर सकते हैं। गो टू में जाओ, गो टू में वेरिएंट, यहाँ पे गेट करेंगे, गेट करने से ऑप्शन आएगा कौन कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है। उसके बाद, उसके बाद क्या था? डिस्प्ले डिस्प्ले, डिस्प्ले करो, डिस्प्ले डिले। वही सेम स्क्रीन आ रहा है, वही है। अब वेरिएंट हम्म। डिलीट करना है जो बन चुका है, नहीं चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करो। हाँ, कहाँ पे डिलीट करना है? ऑल क्लाइंट में करना है या करेंट क्लाइंट में करना है? जहाँ पे भी करना है डिलीट करो, यस करो। हम्म। ऑल क्लाइंट मतलब अगर एक सर्वर है, उस सर्वर में 3-4 क्लाइंट है। हम बताए थे शुरू क्लास में, एकदम पहला क्लास में बताए हैं कि क्लाइंट का मतलब क्या होता है, याद है ना? हम्म। डेवलपमेंट सर्वर में कौन कौन सा क्लाइंट आता है? इसमें गोल्डन क्लाइंट रहता सैंड बॉक्स रहता है। और गोल्डन। हम्म। क्या क्या क्लाइंट रहता है? डेवलपमेंट सर्वर में कौन कौन सा क्लाइंट रहता है? डेवलपमेंट। कॉपी में है लिखा हुआ नहीं? स्टार्टिंग वाला क्लास में है? कॉपी है ना, उसमें झालमुड़ी खा लिया, उसमें चना चुप डाल के। बोला कॉपी निकालना होगा, कॉपी में पुराना कॉपी में निकालना कॉपी और उसको कहाँ रख दिया हिफाजत से? टेक्निकल क्लाइंट सर, टेक्निकल क्लाइंट। हाँ, एबैप क्लाइंट होता है, और क्या होता है? हाँ, एबएप क्लाइंट, गोल्डन क्लाइंट, टेस्ट क्लाइंट, सैंडबॉक्स। हाँ, तो सैंडबॉक्स क्लाइंट सैंडबॉक्स होता है। क्लाइंट सर।
स्क्रीन शेयर करो। तो अगर ऑल क्लाइंट बोलता है तो उसका मतलब अगर ये टी कोड में जो वेरिएंट लगा हुआ था वो अगर सैंडबॉक्स में भी है, डेवलपमेंट में भी है, गोल्डन में भी है, एबैप में भी है, तो सब जगह से डिलीट करना है क्या? तो हो गया ऑल क्लाइंट। और अगर हम यूनिट टेस्ट कर रहे हैं या अगर सिर्फ डेवलपमेंट क्लाइंट में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब यूनिट टेस्ट क्लाइंट जिसको बोलते हैं या टेस्टिंग क्लाइंट जिसको बोलते हैं, अगर सिर्फ वहीं से डिलीट होना है तो करंट क्लाइंट करें, बाकी क्लाइंट से डिलीट नहीं होगा। बाकी क्लाइंट में ये वेरिएंट अवेलेबल रहेगा, लेकिन इस क्लाइंट से ये डिलीट हो जाएगा। तो सबका मतलब याद है कि नहीं कि सैंडबॉक्स क्लाइंट का यूज क्या है, गोल्डन क्लाइंट का यूज क्या है, एबैप क्लाइंट का यूज क्या है, सब याद है? सर जितना भी टेस्टिंग वगैरह जितना भी होता है वो सैंडबॉक्स क्लाइंट पे होता है सर। हाँ। और जितना भी हम लोग का कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर डेटा ये सब का करते हैं वो गोल्डन क्लाइंट पे होता है। मास्टर डेटा नहीं होता, खाली कॉन्फ़िग को बोलते हैं गोल्डन क्लाइंट। कॉन्फ्लिक्ट, हाँ गोल्डन। और एबैप क्लाइंट में क्या करते हैं? चेंजेस करना है। चेंजेस अगर कोड लेवल पे कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो एबैप क्लाइंट में लॉगिन एबैप। करते हैं। तो सैंडबॉक्स क्लाइंट जो है वो प्ले करने के लिए, कोई भी कॉन्फ़िग करके टेस्टिंग करना है, चेक करना होगा सैंडबॉक्स। एक होता है यूनिट टेस्ट क्लाइंट बोलते हैं या डेवलपमेंट क्लाइंट बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं, जो भी कॉन्फ़िग हम किए हैं गोल्डन में उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो होता है टेस्ट क्लाइंट या यूनिट टेस्ट क्लाइंट ऐसे बोलते हैं। गोल्डन क्लाइंट में कॉन्फ़िग करते हैं, वेब क्लाइंट में कोडिंग करते हैं। क्वालिटी सर्वर में कितना क्लाइंट रहता है? एक ही रहता है सर, क्वालिटी क्लाइंट। हाँ, प्रोडक्शन सर्वर में? उसमें भी एक ही रहता है, प्रोडक्शन क्लाइंट। तो ये हो गया वेरिएंट। ठीक है, वेरिएंट को हम लोग मेनू में जाके और डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर से जाओ वहाँ पे मेनू में जाने बोलो, ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, गेट, डिस्प्ले, डिलीट एंड सेव। तो इस तरीके से एसएपी में बहुत सारा टी कोड है जिसका एसएपी में रिपोर्ट बना के दिया है। अभी कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा टी कोड है और किस काम का है? ठीक है, तो ये बुक में तो नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला बुक है ना उसको खोलो। सेव करो इसको।
नीचे जा, इसका टेबल ऑफ कंटेंट में जाओ, एकदम नीचे जा। हाँ ऊपर में जाओ, तो रिपोर्टिंग है ना, हाँ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे जाओ वो 729 में। हाँ नीचे जाओ, हाँ नीचे जाओ। ये SAP S4 HANA का स्क्रीन दिखा दो, हाँ नीचे जाओ। नहीं, ये सब तो ऐप के बारे में दिखा दिया। और नीचे जाओ, ये SAP Fiori का स्क्रीन है, और नीचे जाओ। ये टिकट सब नहीं है, ये फ्यूरी ऐप्स के बारे में दिखा, तुम गूगल से निकाल लेना। लिस्ट ऑफ टिकट करो इन SAP SD, ऐसे करके कुछ डालने से सारा टिकट आ जाएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट का देखना है, ये तो सब टिकट देगी। लिस्ट ऑफ SAP SD, लिस्ट ऑफ टिकट इन SAP SD फॉर रिपोर्ट ऐसे करके। हाँ यहाँ कुछ कुछ है। ये वाला खोलो, यहाँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टिकट सब है। कुछ कुछ हम लोग जानते हैं, कुछ कुछ नया है। और नीचे जो कहाँ तक दिए हैं, बहुत सारे। उसमें भी है जो मेरा बुक नहीं है, SD का जो बुक है ना, हाँ प्रिंट किया हुआ जो बुक है वो जी सर। MC क्या नाम है उसका ऑथर का, ग्लेंसी विलियम्स। हाँ ग्लेंसी विलियम्स। उस बुक का भी आखिरी में तुमको टिकट सब मिल जाएगा। हाँ है, उसका पीछे में है। हाँ बहुत सारा टिकट। हाँ बहुत टिकट है। तो सब टिकट को रन करो, जितना भी इम्पोर्टेंट टिकट यहाँ दिख रहा है कुछ कुछ, ठीक है। अपना वेरिएंट बनाओ, अपना लेआउट बनाओ, उसको सेव करो, तो उसको ये करो, डिफॉल्ट में डालो, वो सब करके चेक बुक करके टेस्ट करो, ठीक है। कॉलम को दाएं बाएं करो, बाएं दाएं करो। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड टिकट जो है, जो तुम लोग यूज किए भी होगे, जैसे MP51, MMB, MP5T, स्टॉक वाला जितना हो गया, उसके बाद फिर MC.9, उसके बाद फिर ये जितना भी है
15N, 45N, 25N, ये सब। आज एक नया देखा जैसे VC.2, ठीक है। तो V.23, अगर ऐसा सेल्स डॉक्यूमेंट को देखना है जिसका बिलिंग ब्लॉक लगा हुआ है, तो V.23, ठीक है। लिस्ट ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट देखना है जिसका अकाउंटिंग जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो VFX3, वो भी किए हो तुम लोग, VFX3। अभी है। VF तो जितना भी टी कोड है, बुक से मिला हो या गूगल से मिला हो या जहाँ से भी मिला हो, सबको रन करो और ये सबको एक अपना नोट बनाओ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टी कोड है जो कि काम में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड रिपोर्ट। तो जैसे एचडी का हो गया, वैसे एमएम का भी है, पीपी का भी है, वो सब भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। एमएम का क्या क्या टी कोड है, पीपी का क्या क्या टी कोड है, कभी ना कभी काम पड़ सकता है वो सब, ठीक है। परचेस ऑर्डर देखना है, लिस्ट ऑफ परचेस ऑर्डर, लिस्ट ऑफ परचेस रिक्विजिशन, ऐसे करके भी कर सकते हैं। गूगल में भी बहुत सारा से फॉर्म मिल जाएगा, ब्लॉग मिल जाएगा जिसमें उसे टी कोड वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट क्या होता है? जी सर। रिपोर्ट देखते कैसे हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, छेड़छाड़ कैसे करते हैं, कॉलम को, रो को, ठीक है। अभी अगर कोई बोला कि देखो इतना में तो नहीं हो रहा मेरा, इसमें जितना फील्ड दिया हुआ है उसमें मेरा नहीं हो रहा, हमको एक नया फील्ड चाहिए जो कि सेल्स ऑर्डर में है ऑलरेडी लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। जैसे मान लेते हैं कि पीओ डेट, या पीओ डेट है क्या यहाँ? डॉक्यूमेंट डेट है सर, पीओ डेट तो हाँ, यही तो सर पीओ। डॉक्यूमेंट नहीं वो डॉक्यूमेंट डेट है, पीओ का नंबर है, परचेस ऑर्डर नंबर है, बट पीओ का डेट नहीं है, ठीक है। या फिर कोई बोला मेरे को पेमेंट टर्म देखना है यहाँ पे, या इनको टर्म देखना है ना। तो इस तरीके का कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट जब आता है तब हम लोग को कस्टम रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो एसएपी में कोई भी टी कोड जो ए से लेके जेड का बीच में स्टार्ट होता है, जिसमें से जेड और वाई वाला कैरेक्टर को छोड़ के कुछ कुछ टी कोड होगा ए से स्टार्ट होता होगा, कोई टी कोड है बी से स्टार्ट होता है, कोई सी से, कोई डी से, कोई ई से, कोई एफ से, ऐसे करके बहुत सारा टी कोड है एसएपी में, ठीक है। जिसमें से वाई और जेड, ये दो टी कोड छोड़कर जितना भी टी कोड है वो सब एसएपी का स्टैंडर्ड टी कोड, ठीक है। तो कुछ टी कोड है मास्टर डेटा के लिए, कुछ टी कोड है रिपोर्ट के लिए, कुछ टी कोड है कॉन्फ़िग के लिए, ऐसे करके बहुत तरीके का टी कोड है एसएपी में बना हुआ, है ना। हम लोग भी देखे हैं बहुत सारा टी कोड, लेकिन अगर कोई टी कोड वाई या जेड से बना हुआ है, उस टी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टम टी कोड बोलते हैं। कस्टम टी कोड मतलब वो एसएपी ने नहीं बनाया है, वो हम अपना कंपनी में अपना काम के लिए बनाए। तो स्टैंडर्ड जो टी कोड है, ये पूरा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में जाके आप एसएपी खोलोगे तो इस टी कोड का जो भी स्क्रीन है ना, अमेरिका में भी जाके भी उसी टी कोड को खोलेंगे तो वही स्क्रीन आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर कोई वाई वाला टी कोड अगर हम खोल रहे हैं अपना सिस्टम में, और अगर हम अमेरिका में जाके वही टी कोड को डालेंगे तो टी कोड में नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर टी कोड मिल भी गया तो उसका स्क्रीन अलग होगा या उसका पर्पस अलग होगा, क्योंकि टी कोड जो बनता है कस्टम टी कोड, वो इंडिविजुअल क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे बनता है, और वो स्पेसिफिक उसी सर्वर में ही रहता है, उसी क्लाइंट में उसी सर्वर में रहता है। अगर टाटा स्टील में कोई टी कोड वाई से बना हुआ है तो टी कोड टाटा स्टील में वही मिलेगा, जिंदल में वो नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर दूसरा कोई कंपनी में वो नहीं मिलेगा, आईटीसी में नहीं मिलेगा। उसी तरह से आईटीसी में अगर कोई टी कोड लगा हुआ है वो टाटा स्टील में नहीं मिलेगा। तो वाई और जेड से जो टी कोड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कस्टम टी कोड, और जो अदर देन वाई एंड जेड है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टी कोड। स्टैंडर्ड। तो अगर कोई बोला कि हमको पीओ डेट चाहिए यहाँ पे, तो ये तो VA05N है, ये एसएपी का अपना बनाया हुआ है।
इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो एसएमपी का स्टैंडर्ड टी कोड है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर क्या होगा, बोलेगा कि चलो तो एक नया टी कोड बना के दे दो। तो हम लोग क्या बना देंगे, ZVA05N ऐसा क्या बनाएंगे, एक कस्टम टी कोड बनाएंगे ZVA05N। VA05N। हाँ ठीक है। और इस टी कोड को कौन बनाएगा, एवेपर बनाएगा। हाँ एवेपर को बनाए, एवेपर बना के देगा, लेकिन एवेपर बोलेगा कि मेरे को बताओ कैसे बनाना है, हम ऐसे नहीं बना सकते। मेरे को टेबल बताओ, मेरे को फील्ड बताओ, उसका नाम बताओ, उसका टेक्निकल डिटेल्स बताओ, लॉजिक बताओ, तब जाके हम उसका प्रोग्राम बना के देंगे। फिर उसका टी कोड भी बना के देंगे, फिर तुम उसको चेक करना, टेस्ट करना कि सही रिपोर्ट आ रहा है। उसको बोलते हैं कस्टम टी कोड या कस्टम रिपोर्ट। ठीक है, मतलब एवेपर क्या है ना, एवेपर है कुछ इस तरीके का, मान लो वो एक कारीगर है, जैसे खाना बनाने का कारीगर होता है ना, तो वो एक्सपर्ट है खाना बनाने में, ठीक है, लेकिन वो क्या खाना बनाएगा वो फंक्शनल उसको बताएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। एवेपर जो है वो एक्सपर्ट है खाना बनाने में, मतलब उसको पता है कितना पानी डालना चाहिए, कितना नमक डालना चाहिए, कितना मिर्चा डालना चाहिए, कितना हल्दी डालना चाहिए, ये सब का नॉलेज है उसको। लेकिन क्या खाना बनेगा और उस खाने में क्या क्या सब्जी लगेगा उसको बनाने में, वो बताने का काम किसका है, फंक्शनल। तो एवेपर को बेसिकली उसको कोडिंग करने आता है, उसको प्रोग्राम लिखने आता है, लेकिन कौन सा सब्जी लगेगा, कौन सा चावल लगेगा, कौन सा पनीर लगेगा, वो सब चीज़ का आइडिया नहीं है। उसको पता है नमक कितना डालना है, चीनी कितना डालना है, उसको क्वांटिटी मालूम है, मेजरमेंट, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल नहीं पता उसको। अगर हम उसको बोलेंगे कि बिरयानी बना, तो बिरयानी बनाने आता है उसको, मतलब बिरयानी में कितना बॉईल करना होता चाहिए बिरयानी को, चावल को, ठीक है, उसमें हल्दी कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, वो सब छोटी चीज का जानकारी है, सामान ला के देना, लेकिन सामान ला के देना होगा उसको। तो फंक्शनल का काम है सामान लेके आना और करेक्ट सामान लेके आना। बिरयानी बनाना है तो ऐसा नहीं कि उसको हम चिकन बनाने का सामान ला के दे देंगे, या चिकन बनाना है तो उसको हम कढ़ी चावल का सामान ला के दे देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि वो लास्ट में क्या बोलेगा ना कारीगर, तुम ही तो लेके आया था, तो हम बना दिए उसी से। अगर बिरयानी बनाना है तो बिरयानी का सामान ही लाना है और बिरयानी का सामान देना है कारीगर, नहीं तो तुम जो भी लेके आओगे वो वही चीज को बना देगा और बोलेगा कि यही है बिरयानी। ठीक है, तो इसीलिए फंक्शनल को वो चीज का जानकारी होना चाहिए कि एक बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चीज लगता है। मतलब अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट बना रहे हैं, तो सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट बनाने के लिए उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब कौन कौन सा टेबल उसमें यूज होता है, कौन सा टेबल का वैल्यू का, टेबल का नाम क्या है, फील्ड का नाम क्या है, वो कौन सा टेबल से आता है, कोई VBAK से आता है, कोई VBAP से आता है, ठीक है, कोई VBKD से आता है, बहुत सारा टेबल है ना। तो वो सब टेबल को बताना होगा एवेपर को कि ये टेबल है और ये फील्ड है, ये सब को यूज करना है अपना प्रोग्राम में। तब वो क्या करेगा, उसको कोडिंग लिखेगा उसके जैसे। फिर उसको बताना होगा कि देखो सिलेक्शन स्क्रीन में ये ऑप्शन होना चाहिए, आउटपुट में ये चीज आना चाहिए, उस हिसाब से वो कोडिंग करेगा उसको। अगर हम गलत गलत इंफॉर्मेशन देंगे कारीगर को तो गलत गलत खाना बनाएगा। क्योंकि वो एक तरीके से क्या है ना, मतलब बेवकूफ है एक तरीके से डेवलपर है, क्योंकि उसको
उसको मॉड्यूल स्पेसिफिक नॉलेज नहीं रहता। जो डेवलपर होता है, जो कोडिंग करता है, उसको एचडी नहीं पता है या उसको एमएम नहीं पता है। वो एसएपी को एचडी, एमएम, पीपी के नजरिए से नहीं देखता है। वो एसएपी को कोडिंग के नजरिए से देखता है। उसको पीपी का प्रोसेस नहीं पता है, उसको एचडी का प्रोसेस नहीं पता है, उसको एमएम का प्रोसेस नहीं पता है। उसको पता है कि कोडिंग कैसे करना है। अब तुम जैसे जैसे बोलोगे वो वैसा वैसा करेगा। इसीलिए फंक्शनल को बहुत जरूरी है ये जानना कि कोई रिपोर्ट अगर हम बनाएंगे तो उस रिपोर्ट का सिलेक्शन स्क्रीन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए, आउटपुट का स्क्रीन कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा फील्ड का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वहाँ आना चाहिए, कौन कौन सा टेबल हम यूज करेंगे इस रिपोर्ट के लिए। अगर सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट बना रहे तो हम बिलिंग का रिपोर्ट में बिलिंग का टेबल उसको नहीं ना देंगे। नहीं सर। उसी तरह से अगर बिलिंग का रिपोर्ट बना रहे तो सेल्स ऑर्डर का टेबल नहीं बताएंगे उसको। और अगर जरूरत है तो बताएंगे। अगर कोई रिपोर्ट ऐसा है कि जिसमें सेल्स ऑर्डर की भी रिपोर्ट डिटेल्स दिखना चाहिए, बिलिंग भी दिखना चाहिए, डिलीवरी का भी नंबर दिखना चाहिए, सब मिला हुआ है, एक ही रिपोर्ट है जिसमें सब आना चाहिए बोल रहे, तो फिर सब टेबल बताएंगे उसको कि ये सारा टेबल यूज करके बनाना, ये टेबल नेम है, ये फील्ड नेम, ऐसा। तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि सेल्स ऑर्डर में कौन सा टेबल का नाम क्या है, कौन सा फील्ड कौन सा टेबल में रहता है, तो वो सब आप लोग को स्टडी करना है। BA03 में जाके हर एक फील्ड में फ़ोन लगा के देखना है और टेबल का नाम क्या आ रहा है, फील्ड का नाम क्या आ रहा है। ठीक है। सेल्स ऑर्डर का, डिलीवरी का और बिलिंग का कम से कम ये 3 ट्रांजैक्शन का टेबल तो एकदम मुंह जबानी होना चाहिए। टेबल का नाम और फील्ड का नाम अगर होगा तो ठीक है, जैसे सेल्स ऑर्डर नंबर का फील्ड का नाम क्या है, डिलीवरी का फील्ड का नाम क्या है, ऐसा। तो वो सब याद होने से ठीक है, नहीं भी होने से चलेगा, लेकिन टेबल का नाम एकदम मुंह पे होना चाहिए। तब जाके हम डेवलपर को बोलेंगे तो डेवलपर को लिख के देंगे, तब वो उसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग करेगा, कोडिंग करेगा, मतलब वो चूल्हा जला के खाना पकाना स्टार्ट करेगा। तो रॉ मटेरियल मेरे को ही ला के रहना है और मेरे को बताना भी है स्पेसिफिक उसको कि देखो बिरयानी बनाना, तीखा ज़्यादा मत डालना, इसमें ज़्यादा वो सेंट मत डालना, उसमें चिकन जो डालना तो उसको फ्राई करके डालना है या भूंज के डालना, जैसे जैसे हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? वैसा वैसा वो बनाएगा। हम गलत गलत इंफॉर्मेशन देंगे, वो गलत गलत बनाएगा। और अगर जब बन जाएगा सारा चीज, बनने के बाद जो ब्लेम आएगा वो किसका ऊपर आएगा? फंक्शनल का। हाँ, तो फंक्शनल के ऊपर में ब्लेम आएगा। तो फंक्शनल को पता ही नहीं है क्या बनाना है, फंक्शनल को आता ही नहीं है। मेरे को जैसा जैसा बोला हम वैसे वैसे बना देंगे, सीधा ऐसे ही बोल देगा। ठीक है ना? जैसे घर बनाते हैं हम लोग, तो घर कौन बनाते हैं? राजमिस्त्री और कूली और रेजा, यही लोग बनाते हैं ना। हाँ। घर खराब बनता है तो किसका दोष होता है? सर ठेका में दिया रहता है तो सर सीधा ठेकेदार को पकड़ता। हाँ, क्यों वो रेजा कुली को क्यों नहीं पकड़ता? ठेकेदार वैसे ऐसा बोला है करने के लिए, वैसे वैसे कर दिया है। हाँ, तो बड़ा बड़ा जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, वहाँ ठेकेदार को नहीं पकड़ते, वहाँ किसको पकड़ते? इंजीनियर को पकड़ते। ठीक है। जो ड्राइंग बना के दिया है, अगर घर बनना तो सीधा और घर बन रहा टेढ़ा है, तो दोष किसका है? जो डिजाइन बना के दिया है इंजीनियर, उसका गलती है। तो वैसे ही है। तो जो डेवलपर है ना, वो क्या है? वो रेजा रेजा कुली जैसा है, मिस्त्री है वो। उसको जैसा जैसे ईंटा लगाने बोलेगा वैसे वैसे ईंटा का थाटी लगा देगा, सीमेंट उमेंट डाल देगा और घर बना देगा। अब घर आका बाका बन रहा है ना, टेढ़ा बन रहा है। ठीक है। 4 रूम बनना चाहिए था, 3 ही रूम में पूरा जगह खत्म हो गई, तो किसका गलती? वो मिस्त्री का गलती नहीं है उसमें।
ड्राइंग बनाया है। हाँ, तो फंक्शनल का काम वैसे ही है। फंक्शनल का रोल यहाँ पे क्या है, वो इंजीनियर है यहाँ, वो डिजाइनर है। तो जैसे डिजाइन देगा सामने वाला उसे काट देगा उसे। इसलिए बहुत जरूरी है कि फंक्शनल को ये समझ में आए कि कहाँ से क्या हो रहा है, डेटा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बताने से डेवलपर को समझ में आएगा, कैसे समझाना है, कैसे वो प्रोग्रामिंग करेगा, ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए वो तीनों जो ट्रांजेक्शन है, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिल, कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर, ये सब का टेबल फील्ड एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, उसको कॉपी में लिख के रखो, कौन सा टेबल का यूज क्या है, कौन सा टेबल मास्टर डेटा का, कौन सा टेबल है कस्टमर का, सेल्स व्यू का कौन सा टेबल है, मटेरियल मास्टर का एमआरपी व्यू का कौन सा टेबल है, सेल्स व्यू का कौन सा टेबल है, बेसिक व्यू का कौन सा टेबल है। क्योंकि मटेरियल मास्टर में 8-10 व्यू होता है और 8-10 व्यू का अलग अलग टेबल। वैसे ही कस्टमर मास्टर में 3 चीज होता है, कस्टमर डेटा, सॉरी सेल्स एरिया डेटा, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, तो तीनों का 3 टेबल। ठीक है, ये सब टेबल याद करना है। और जितना स्टैंडर्ड टी कोड है वो सारा टी कोड को पढ़ना है, एक एक बार उसको चलाना है, सिलेक्शन में डेटा डाल के देखना है क्या बता रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, वेरिएंट लेआउट ये सब बनाना है, सेव करना है, ऐसे करके पूरा रिपोर्ट को टेस्ट करना है। हो जाएगा। हाँ सर, वो तो एक एक करके देखना होगा। नहीं, एक एक करके मतलब नहीं सर, वो एक एक करके उसको चेक करना पड़ेगा ना रिपोर्ट पे। हाँ, तो क्या क्या करना है, पहले तो लिस्ट ऑफ रिपोर्ट निकालना है, टी कोड गूगल से हो, बुक से हो, कहीं से भी हो, उसको एक एक बार करके चलाना है, ये एक काम है। उसका लेआउट, वेरिएंट ये सब बनाना है, सेव करना है। ठीक है, चेंज करना है, डिलीट करना है, ये सब चीज़ को करना है, एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, ये सब चीज़ को करना है। अब दूसरा, कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, ये सब का टेबल को कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और फील्ड का नाम भी, जो सब इम्पोर्टेंट फील्ड है, जैसे पेमेंट टर्म, इनको टर्म, पीओ डेट, पीओ नंबर, ये जितना भी फील्ड है, ये सब जितना इम्पोर्टेंट फील्ड लगता है, ये सब इम्पोर्टेंट फील्ड है, वो सबका फील्ड का नाम भी लिख के रखना। ये सेल्स ऑर्डर में इनको टर्म का फील्ड का नाम क्या है, तो उसका नाम है VBAK का इनको 1 ऐसा। पेमेंट टर्म क्या है, तो VBAK का जेड टर्म, ऐसे करके याद रखना है। नहीं होगा याद, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉपी में लिखने से याद हो जाता है, हो जाएगा। और टेबल फील्ड कैसे देखा जाता है वो तो पता ही है, F1 करके देखा जाता है, तो पता है ना। हाँ, F1 हाँ करके हाँ जी आप सर। टाइप करो। तो ये सब करो, आज हम नया कुछ नहीं बता रहे, नेक्स्ट क्लास और आगे बात करें। जी सर। तो समझ में आ गया। रिपोर्ट का जो सिलेक्शन स्क्रीन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्क्रीन। वहाँ पे जो भी फील्ड रहता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर। और वो पैरामीटर में कोई डेटा डाल के जब उसको सेव करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएंट। और जब हम लोग आउटपुट को रन करते हैं, आउटपुट रन होने के बाद जो कॉलम वगैरह आता है आउटपुट, उसको बोलते हैं लेआउट। लेआउट। रिपोर्ट, वेरिएंट, लेआउट, पैरामीटर, ये सारी चीज समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, तो सबको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास बात करें। और जो पुराना है वो सबको कंप्लीट करने की कोशिश करो। जी सर। तो राइसेप डब्ल्यू में आर का आधा हुआ है स्टैंडर्ड, और कुछ कुछ है उसमें, तो फिर रिपोर्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोडिंग तो हम लोग को करना है नहीं, कोडिंग तो डेवलपर करेगा, बट कोडिंग करने के लिए उसको जो सिर्फ सामान देना पड़ेगा उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बाय देना, गुड नाइट। गुड नाइट।
क्या ये किया है